स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं सामाजिक अध्ययन के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में। तो आज भी एक ही वीडियो में जो भी 2025 से 2016 तक के PYQ हैं हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है हिंदी 25 नंबर का होता है और ये 6वां पेपर है आपका। तो ये 6वां पेपर हिंदी है। तो चलिए, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं, यानी कि जिनको बोलते टाइम क्या हो, नाक पर जोड़ पड़े, नाक से हवा निकले। और अनुस्वार क्या हो जाएगा, विसर्ग तो आपको पता ही है। और अनुस्वार क्या होता है, जैसे ये अंग वाला होता है अनुस्वार, जैसे कंचन हो गया, जंगम हो गया, ये सब क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग कहे जाते हैं। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपका 2025 में पूछा है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, यानी कि अयोगवाह मतलब जो योग न होने पर भी क्या हो, समान रहे। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, कौन सा, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक कि जातिवाचक कि समुदायवाचक। तो देखिए, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होता है, जैसे राम मोहन सोहन, ठीक। भाववाचक मतलब देखिए, ये सुंदरता क्या, एक भाव है, ये दिख नहीं, दिख छू, आप बस इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक जिसे किसी जाति का, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये क्या होगा, किसी एक जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक जाति का, डॉक्टर जाति का, ये जातिवाचक। और समुदायवाचक क्या है, ये समूहवाचक, समूह का बोध होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समुदायवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, आंसू किस कवि की कृति है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। आंसू हो गया, कामायनी हो गया, ये सब जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो हलंत, जैसे मान लीजिए क है, तो इसको कैसे विस्तारित करेंगे, तो आधा पे क हलंत लगा देंगे और प्लस अ। देखिए क्या हो जाएगा, अ अलग होता है, जैसे हलंत लगाते हैं स्वर हट जाता है, और ये क्या होता है, स्वर जब हट जाएगा तो स्वर रहित व्यंजन हो गया। तो ये क्या हो गया, स्वर रहित व्यंजन हो गया, ऑप्शन नंबर ब। और जब स्वर युक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, ये तो व्यंजन ही हो जाएगा, इसमें स्वर भी है, जैसे देखिए। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ज्ञ होता है, ठीक है, आधा ज और इयों से बनता है। ज्ञ हो गया, स्र हो गया, त्र हो गया, ये श्रमिक वाला स्र हो गया, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अशुद्ध स्वर तो जानते ही हैं, अ आ इ उ री लृ ए औ अंग, ठीक है। राज पुरुष में समास है, यानी कि राज पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, ठीक है। कर्मधारय, जहाँ पे विशेषण विशेष से प्रधान होते हैं, कर्मधारय होते हैं। और जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि कहते हैं। लेकिन ये देखिए द्विगु क्या होता है, संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, तिमासा हो गया। तो राजपुरुष में कौन सा समास है, पांचवा का उत्तर हो जाएगा, राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष है ये। नेक्स्ट प्रश्न, यर अलावा व्यंजन होते हैं। तो यर अलावा को जो आप बोलेंगे तो आपके ये क्या बोलते हैं, जो अंदर की जो गला है वहां से थोड़ा सा जोड़ पड़ रहा है, वहां से हवा निकल रही है, यानी कि हवा जब गले से होते हुए बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यर अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और उसमें व्यंजन क्या है, जिनको बोलते समय हवा रगड़ती हुई स्वर तंत्रियों को निकलती है, जैसे ठीक है, छोटा सा हो गया, फिर बड़ा सा हो गया, फिर मूर्धन्य सा हो गया, ये सब। और हाँ, ये क्या है उसमें, ये क्या है, ये उसमें व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा, 25 होता है, जैसे क वर्ग से लेकर के स्पर्श व्यंजन में क्या हो जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सब क्या स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बताएं ही आपको, ज्ञ हो जाएगा, स्र हो जाएगा, त्र हो जाएगा, और श्रमिक वाला स्र हो जाएगा। तो ये आपका यर अलावा व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ब उपरयुक्त शुद्ध होता है। 7वां, तो उ प ये आसमानी र युक्त, छोटा उ आधा क फिर पूरा त। साकेत महाकाव्य, तो साकेत महाकाव्य किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त क्या है, साकेत के
महाकाव्य के लेखक हैं। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव, झरना। तो पंडित सोहनलाल द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? तो पल्लव। ठीक है, पल्लव नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। दूध बतासा भी है पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना, शिशु भारती भी है, झरना तो झरना जयशंकर प्रसाद भी लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सोहनलाल द्विवेदी को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2023 में प्रश्न पूछा है, वाक्य का गुण नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसका क्या गुण नहीं होता है? सार्थकता। क्या वो सार्थक नहीं होता है? सिग्निफिकेंट नहीं होता है? ये वाक्य का तो गुण ही है। योग्यता, ठीक है, उद्देश्य, क्रमबद्धता बताएंगे तो वाक्य का गुण नहीं है। तो जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो होता है वाक्य का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? बताएंगे चार ऑप्शन में से। तो पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि, ये उनका एक तरीके से नाव है। तो जब प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, देखिए सुकुमार, सुकुमार में क्या आ जाएगा? देखिए स को, देखिए स है तो यहाँ पे भी स है, यानी कि स से सुकुमार, स से सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। स्व देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, व्यंजन, अयगवा, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं? जो ड और ढ को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर जानते ही हैं, व्यंजन जानते ही हैं, और अनुस्वार एवं विसर्ग क्या होता है? अयोगवा। अयोगवा श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा दिया गया है कि जो योग न होने पर भी जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन प्रकार के होते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक भी अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। हलंत वर्ण क्या है? तो हलंत वर्ण क्या है? अभी आपने फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 14वां क्वेश्चन फिर 2022 में पूछा था, 2025 में भी पूछा था। तो हलंत बार बार डीएलएड में आपका अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो लगभग आपके 90% क्वेश्चन क्या होते हैं? पूरा मैच कर जाते हैं डीएलएड में। वही 10-5% क्वेश्चन क्या होता है? वही सेम सिलेबस से होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर रहित व्यंजन को क्या कहते हैं? हलंत वर्ण कहते हैं। अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। तो अनुच्छेद लेखन की कौन कौन सी शैलियां हैं? जैसे आप कोई भी अनुच्छेद यानी कि कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने आज न्यूज़ में ये आर्टिकल पढ़ा, हमने न्यूज़ में ये अखबार पढ़ा। तो अनुच्छेद लेखन की शैलियां क्या हैं? तो अनुच्छेद लिखते समय आप कौन कौन सी शैली है? भावात्मक शैली, उसमें कुछ फीलिंग भी रहता है। सामासिक शैली, ठीक है, उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी रहते हैं। ठीक है, व्यंग्य शैली, उसमें कुछ व्यंग्यात्मक चीज़ें भी रहती हैं। यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि कोई भी अनुच्छेद आप लिखेंगे तो उसमें भावात्मक शैली भी होती है, सामासिक शैली भी होती है, यानी कि ग्रामेटिकल ऑर्डर में फिगर ऑफ स्पीच हो गया, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब हो गया। व्यंग्य शैली यानी कि किसके परिप्रेक्ष्य में कह के किसको भाव और प्रभाव का वर्णन किया जाता है। 16वां, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। तो मैं सुमन हूँ कविता का रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, हरिवंश राय बच्चन। तो मैं सुमन हूँ कविता का रचयिता कौन है? 16वां का उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो मैं सुमन हूँ, क्या हूँ? मैं सुमन हूँ कविता का रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अहल्या, पूजनीय, कवियत्री, प्रथम। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है? देखिए पूजनी तो सही है, ठीक, पूजनी सही नहीं है, गलत है। पूजनी कैसे लिखा था? पू आधा ज य नी, पूज्यनीय। देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? तो पूजनी ही क्या है? अशुद्ध है। अहल्या भी सही है, प्रथम भी सही है, कवियत्री भी सही, लेकिन कहीं कहीं कवियत्री ऐसे लिखा था, कवियत्री। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाक्य का गुण नहीं है। देखिए फिर से पूछा सेंटेंस का गुण नहीं है। क्या नहीं है सेंटेंस का गुण? तो देखिए सेंटेंस का गुण क्या नहीं है?
देखिए एक सेकेंड, हमको लग रहा है ये गलत क्वेश्चन दिया है, सॉरी। वाक्य का गुण, देखिए वाक्य तो सार्थक होता ही होता है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंसी होती है। वाक्य में निपुणता भी होती है, प्रोफिशिएंसी होती है, कि वाक्य की क्या है, कुछ क्वालिटी है। क्रमबद्धता भी होती है, यानी कि कुछ उसके क्रमबद्ध से सजाया गया तो उसको कुछ हायरार्की होती है, जैसे उद्देश्य विधेय हो गया। लेकिन वाक्य का कोई योग्यता थोड़ी होता है, योग्यता तो मनुष्य की होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मनुष्य की है, तो ये योग्यता नहीं होगी। ऊपर आप सही कर लेंगे, योग्यता होगी ऊपर वाले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 10 में जो देखिए, एक बार प्रश्न नंबर 10 देखिए, वाक्य का गुण नहीं है, देखिए सार्थकता है, उद्देश्य भी है, क्रमबद्धता है। अगर अति लघु पूछ लिया कि वाक्य के गुण बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वाक्य का गुण सार्थक होता है, उद्देश्य होता है, क्रमबद्ध होता है, और निपुणता भी होती है वाक्य में। क्रमबद्धता होती है लेकिन योग्यता नहीं होती है, ये सही कर लेंगे 10वां का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19, प्रश्न नंबर 19 है, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। देखिए हिंदी में संस्कृत भी दे दिया है। तो मेरा नाम मोहन है, सही संस्कृत अनुवाद होगा, मम नाम मोहन अस्ति, मम मम पे हलंत, नाम मोहन अस्ति, अहम नाम मोहन अस्ति, मया नाम मोहन अस्ति। तो मेरा नाम मोहन है, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा। तो 19 का हो जाएगा, मम नाम मोहन अस्ति। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मम हलंत रहेगा, नाम मोहन अस्ति, विसर्ग रहेगा मोहन में और नाम में। किसी लिखावट, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। तो किसी लिखावट, जैसे मान लीजिए लिखा है भारत वीरों का देश है, क्या है, भारत वीरों का कामा है। तो क्या हो जाएगा, श्रुत लेख, सुलेख, अनुलेख, इमला। तो किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है। 20 का उत्तर बताएंगे तो अनुलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेख। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो साकेत के आपके महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह यानी कि चढ़ाव और अवरोह मतलब उतराव को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। तो जब आप उच्चारण करते हैं कोई ध्वनि, तो जो उस पे आप सांस को ऊपर नीचे करते हैं उसको क्या कहते हैं। 22 का उत्तर बताएंगे तो क्या उसको स्वराघात कहते हैं, यानी कि स्वर को जब आघात यानी कि चोट पहुंचता है, आरोह अवरोह होता है, तो उसको स्वराघात कहते हैं। अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग, ठीक है, अनुस्वार यानी कि अंग अह, यानी कि अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है क्या, ज, म, ग, स। तो अनुस्वार, जैसे मान लीजिए यह अंग है, ठीक है, ये अनुस्वार हो गया और प हो गया, तो उसका प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है बताएंगे। तो अनुस्वार हमेशा क्या होता है, उच्चारण उसका म ही होता है। जैसे ये अम पर देखिए, अम तो अम बोल रहे हैं तो म आ रहा है ना, तो इसी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिवपूजन सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, 24 का उत्तर बताएंगे तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, आवारा मसीहा किसका है, विष्णु प्रभाकर का। काव्य की आत्मा है, तो कोई भी पोएट्री है उसकी आत्मा क्या होती है, रस, छंद, अलंकार, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, काव्य की आत्मा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नहीं, गलत है। ठीक है, काव्य की, आप लोगों को उपरोक्त सभी लगता है, हर चीज में उपरोक्त सभी लगाने चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। काव्य की आत्मा क्या होती है, रस। अगर उसमें रस नहीं है, ये 9 रस में से कोई ना कोई रस होना चाहिए, और 2 बाद में जुड़ा है, यानी कि 11 रस। ठीक है, कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, कड़ू रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है। ये सब रस क्या होता है, काव्य का आत्मा होता है। जब कुछ रस ही नहीं रहेगा, सुख दुख की बातें जब रहेंगी तभी ना काव्य अच्छा लगेगा। वही कह रहा है। 26वां प्रश्न देखिए, 2019 में पूछा है, तो जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, अज्ञेय का। तो जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है,
तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह का। जो जमीन है वो क्या है? पक गई है। काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देवेंद्र देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो देवेंद्र शब्द में क्या कौन सा संधि है? 27 का उत्तर बताएंगे। तो देवेंद्र शब्द में कौन सा संधि है? 27 का उत्तर हो जाएगा आपका गुण संधि। क्या है? गुण संधि। देखिए ये देव प्लस इंद्र, ठीक है ना, ये क्या जगह है? गुण संधि। 28 तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। 28वां क्वेश्चन 2019 में पूछा है। तुम अपने काम में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ये हमारी इच्छा है। ये क्या इच्छा जाहिर हो रही है, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। तुम अपने कार्य में सफल रहो, आप लोग देख सकते हैं ये इच्छावाचक है। 29 स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर आंख। देखिए यहाँ पे छतरी वाला छ है, वो आधा च और छ वाला यानी कि साफ सुथरा वाला स्वच्छ नहीं है। तो क्या जाएगा? स्वच्छ यानी कि स्व माने अपना, अक्ष माने आंख है। स्व स्व प्लस छ यानी कि अपना आंख यानी कि सुंदर आंख। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ माने सुंदर आंख। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा है कब? 2019 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में क्या संज्ञा है? देखिए फिर से प्रश्न पूछा, तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार, वृद्धि। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो 31 का उत्तर क्या होगा? तो सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय यानी कि गुण संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़, द्विपाद। यानी कि जिसके उच्चारण में पहला पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय को आपको याद करना पड़ता है, कुछ कुछ अव्यय होते हैं जैसे यथा, तथा, ये सब अव्यय हैं। तो कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? तो प्रत्येक, प्रतिधन एक, ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है, प्रत्येक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है बताएंगे? तो प्रभु क्या है? गलत लिखा है। प्रभु आपका ऐसे लिखाएगा प्रभु, ठीक है। तो ये प्रभु क्या है? अशुद्ध है। प्रणाम भी सही है, प्रतिष्ठा भी सही है, प्रकांड भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 34। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो बताइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आशीर्वाद, ये ऑप्शन नंबर 2 है सही। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद, ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 35। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? माघ, भारवी, कालिदास, भास। तो मेघदूत तो किस रचनाकार की कृति है? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर क्या जाएगा? तो मेघदूतम ये कालिदास जी की रचना है। जिस डाल पे बैठे थे वही डाल काट रहे थे, इनके बारे में कहानी प्रसिद्ध है। वही कालिदास है जो मेघदूत लिखे हैं। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4, 1। तो प्रत्युपकार शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? तो क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय बाद में। तो प्रत्युपकार यानी कि प्रति प्लस उपकार। देखिए इसमें प्रति भी लगा है, उप भी लगा है, यानी कि क्या हो गए उपसर्ग? 2 हो गया। देखिए प्रत्युपकार है तो प्रति है प्लस उप है प्लस कार है, यानी कि 2 उपसर्ग है। प्रति भी है और उप भी है, तो 2 उपसर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। तो रेखांकित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? 37 का उत्तर क्या जाएगा? तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न 38 देखिए। प्रश्न नंबर 38 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है।
वाक्य किस प्रकार का वाक्य 2017 में पूछा है। तो शताब्दी एक्सप्रेस समय पर पहुंचने की संभावना ये कौन सा है, संकेतवाचक है कि विस्मयवाचक है कि संदेशवाचक है कि विधानवाचक है। तो शताब्दी एक्सप्रेस समय बता रहा है, देखिए समय, और पहुंचने की संभावना बता रहा है। ये क्या है, ये संदेश दे रहा है, ये इंफॉर्मेटिव है, ये संदेशवाचक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या है, उपर्युक्त है, उपर्युक्त है, उपरोक्त है, उपरोक्त है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर ब। देखिए उपर्युक्त ऐसे लिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उपरोक्त भी नहीं लिखा जाता है, क्या होता है, उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 40, सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 40, तो सुगम का विलोम हो जाएगा दुर्गम। सुगम का विलोम क्या होगा, दुर्गम होगा। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 क्या है, रविंद्र शब्द में संधि है। तो रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है, 41 का उत्तर बताएंगे। तो रविंद्र में आपका दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, रविंद्र में दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना। प्रिय प्रवास क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये कबीरदास की रचना है। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा था 2016 में। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दमक, दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। तो दमक का तुकांत शब्द क्या हो जाएगा, 44। तो दमक का क्या हो जाएगा, धमक। दमक मतलब देखिए तुकांत शब्द भी होते हैं जैसे मिलते जुलते, जैसे हो गया जैसे खटपट, ये क्या है, खटपट, ठीक है। चपल दपल क्या हो जाएगा, चपल दपल, चाहे चपल दहल। ये सब मतलब जो थोड़ा सा मिलता है, यानी कि राइमिंग वर्ड टाइप है ये, इसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो दमक का तुकांत शब्द क्या है, धमक है। इस ऑप्शन में तो वही मिल रहा है। 45, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर मुख से सुनी हमने कहानी थी। 45 ये कविता, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 46, 46 है आपका, उक्त कथन किसका है। उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। कालिदास, भास, सूरदास, पाणिनि। यानी कि अगर आप उच्चारण करते हैं तनिक सा दोष आ जाने पर क्या हो जाता है, अर्थ में अनर्थ हो जाता है। ये क्या जाएगा, देखिए पाणिनि का ये कथन है। इसीलिए उच्चारण सोच समझ के करना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। संस्कृत लेखन का दोष है, संस्कृत लेखन का क्या दोष है, लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, उपरोक्त सभी। तो संस्कृत लेखन में कौन सा दोष होता है बताएंगे। 47 का उत्तर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि संस्कृत लेखन में दोष होना, ये सब दोष है। लेखन हेतु अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेखन में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, संस्कृत में अनुस्वार और अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, तभी क्या होगा, उच्चारण गलत हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न 48, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 6, 2, 4, 3। तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 48। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतस्थ व्यंजन है क्या है, य है, र है, ल है, व है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व, यानी कि 49 का अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, र है। 50वां, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर क्या जाएगा बताएंगे, 9, 3, 5, 7। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। यानी कि जिनके ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है।
उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हो गया अ, ई, उ, री। ठीक है, अ, ई, उ, री, ली, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51, उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या होता है, जिनके बोलते समय प्राणवायु से हवा मुख निकलते, हवा जो है वो उष्म व्यंजन, जैसे वो बोलते समय हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। 51, तो स्वतंत्रियों से कौन सा रगड़ खाती हुई निकलती है, तो मूर्धन्य स। यह क्या हो जाएगा, जो मूर्धन्य स होगा उसको उष्म व्यंजन की कैटेगरी में डालेंगे। उष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है, छोटा स, बड़ा स, ह, और ये बड़ा स। ठीक है, स, ह, ये क्या होता है, उष्ण व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 52, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 23, 41, 42, 9 स्वर, 33 व्यंजन, 46। तो स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 52। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, 42। तो 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, पूरा स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या 42 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वर के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 4, 8। तो स्वर के कौन कितने भेद होते हैं, 53 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्वर के कितने भेद हो गए, 3। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है, इसको संधि स्वर भी कहते हैं। इसको एक मात्रिक, इसको द्विमात्रिक। और एक क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। प्लुत स्वर में क्या होता है आपका, जैसे ये ओम में बोलते हैं तो ये जो अंग होता है ये, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 8, 5। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा उ हो गया, बड़ा री हो गया, ठीक है। आय हो गया, अव हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये आपका ए हो गया, ए, ऐ, ओ, औ। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या हो गए, आपके दीर्घ स्वर हो गए। प्रश्न नंबर 55, संयुक्त व्यंजन है म, ध, न, त्र। तो संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त व्यंजन में त्र हो जाएगा। आधा त और र से मिलकर त्र बना है, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। 56, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए हलंत को ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऐसे हलंत, सिंपल क्वेश्चन था। मौन पठन के दोष हैं, यानी कि मन में पढ़ने के क्या दोष हैं, भयभीत होकर पढ़ना, ठीक है, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, क्या होकर, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, उपरोक्त सभी। तो 57 का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि मौन पठन के क्या दोष हैं, भयभीत होकर आदमी पढ़ता है, आशंकित होकर पढ़ता है, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये सब क्या है, दोष है। 58, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 5, 4, 6। तो संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 58 का क्या हो जाएगा, तो संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौखिक पठन के तत्व हैं, यानी कि ओरली रीडिंग, ओरली रीडिंग के तत्व कौन कौन से हैं, जब आप मुख से बोल करके पढ़ते हैं, भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो मुख से जब पढ़ते हैं तो शुद्ध उच्चारण है, स्पष्ट स्वर है, मधुर ध्वनि है, उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी है, जब आप मुख से बोल के पढ़ते हैं या बच्चों से किताब पढ़वाते हैं तो शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है, स्पष्ट स्वर भी होना जरूरी है और मधुर ध्वनि भी होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 60, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है, समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य। तो किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो 60 का उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र। तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, समाचार पत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 61, कबीर की प्रमुख रचना है, साखी, सूरसागर, मेघनाथ, प्रिय प्रवास। ठीक है, वैसे कबीर की प्रमुख रचना तो बीजक है,
बीजक में जो उनके गुरु धर्मदास थे उन्होंने साखी, शबद और रामायणी इन तीनों का संकलन ही बीजक है। तो उसमें से एक क्या है, ये साखी दिया है तो साखी दिया तो साखी को ट्रिक मार लेंगे, तो 61 का उत्तर क्या हो जाएगा, साखी। लेकिन इनकी प्रमुख रचना बीजक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 62, ज्ञानाश्रयी यानी कि जो ज्ञान के निर्माण पर आधारित शाखा था भक्ति काल में, उन्हीं को ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे बिहारी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन थे, 62 का उत्तर हो जाएगा कबीर। तो कबीर की जो कबीर का वाणी आपने जो सुना था वही, जैसे जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, सतसैया की नेवरे, सतसैया के दो दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये ज्ञान की बातें करते थे कबीरदास जी। ठीक है, वो तो 63, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी मंगल घट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। 63 का उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या थी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना थी। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामी इतिहास से रिलेटेड है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त का कौन सा खंड काव्य है, पंचवटी है, इरावती है, प्राणार्पण है, इनमें से कोई नहीं। 64 का उत्तर बताएंगे, तो 64 का उत्तर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य पंचवटी क्या है, उनका खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी खंड काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न 65, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा, रेणुका। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना क्या है, 65 का उत्तर हो जाएगा यामा। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। 66, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदुस्तान का, सरस्वती का, गीतांजलि का, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो 66 का उत्तर हो जाएगा सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, 1920 के आसपास में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न 67, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की, एक दिन, मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो ये फेमस रचना है, आपको याद है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अमिताभ बच्चन के जो दादा थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है, बिहारी, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद। तो गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है, 68 का उत्तर क्या हो जाएगा, गबन और गोदान ये प्रेमचंद हो गया, चाहे करबला हो गया, ये सब क्या है, प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न 69, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य वस्तु यानी कि पढ़ने की जो वस्तु है उसको क्या कहेंगे, उपर्युक्त सभी कहेंगे। यानी कि पाठ्य वस्तु क्या है, पढ़ने के वस्तु, समाचार पत्र भी पढ़ने की वस्तु है, पत्रिकाएं भी पढ़ने की वस्तुएं हैं, संदर्भ पुस्तकें भी, रेफरेंस बुक भी क्या है, जो भी आप रेफरेंस बुक या गाइड लेते हैं वो क्या है, संदर्भ पुस्तकें पाठ्य वस्तु है, उसको भी आप लोग पाठ्य वस्तु में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, दिनकर, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। देखिए मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, तो बीजक किससे संबंधित है, कबीर द्वारा बीजक नामक ग्रंथ कबीर जी से संबंधित है। इसमें बीजक में साखी, शबद, रामायणी तीनों का संग्रह है। उनके गुरु धर्मदास, उनके शिष्य कबीर के शिष्य धर्मदास ने जब कबीरदास जब बोलते थे तो उसको संकलित कर लिया था बीजक में। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन फिर भी सबसे बड़े रचनाकार वो हुए हैं, कवि हुए हैं। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, कौन, भक्ति काव्य धारा, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल। तो बिहारी क्या है, रीतिकाल है। रीतिकाल में कौन सा है, रीति सिद्ध है, क्या है, रीति सिद्ध है। उसमें रीतिकाल में दो थे, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, यानी जो रीतियों से बद्ध है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, तीन प्रकार के रीतियां हैं। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि रीतिकाल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न 72, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था 1937 में, 1987 में, 1940 में, 1950 में। तो जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था, 72 का उत्तर हो जाएगा 1937 में, ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा 1937। याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद का मृत्यु
1937। परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो परिमल काव्य के रचयिता कौन थे? 73 का उत्तर हो जाएगा परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। परिमल, गीतिका, अनामिका ये सब क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये याद रखेंगे, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। देखिए लेखक ज्यादा पूछ रहा है इसमें किताबों के, तो पंचपात्र के लेखक हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। तो पंचपात्र के लेखक कौन है? 74 का उत्तर बताएंगे, तो 74 का उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये क्या है? पंचपात्र के लेखक हैं। याद रखेंगे, पंचपात्र के लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न 75। बीड़ा, वीड़ा, वीड़ा इसको पढ़ेंगे, बीड़ा नहीं पढ़ेंगे, ये वो है। तो वीड़ा, वीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा। तो वीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं। 75 का उत्तर बता। 75 का वीड़ा, वीड़ा, ग्राम्या, गुंजन, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो वीड़ा सुमित्रा नंदन पंत याद रखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 में, 1905 में, 1904 में, सन 1907 में। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 76 का उत्तर हो जाएगा सन 1889 में। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में हुआ था। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी। तो काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 77 का उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा श्याम सुंदर दास। याद रखेंगे, काशी में नागरी प्रचारणी सभा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया। तो काशी में याद रखेंगे श्याम सुंदर दास। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? 78 का उत्तर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। तो जो हरिभाऊ थे, जो भाऊ साहब थे हरिभाऊ, वो हिंदी नवजीवन का संपादन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काव्यों काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक, गर्भ वाक्य। तो काव्य महाकाव्यों में जो सार गर्भित वाक्य हैं उनको क्या कहते हैं? 79 का उत्तर हो जाएगा सूक्ति। जो काव्य महाकाव्य उनमें जो सार गर्भित, जो कुछ क्या, कुछ संदर्भ रखते हैं, कुछ अर्थ रखते हैं, कुछ गहराई रखते हैं, वो उसको सार गर्भित वाक्य कहते हैं, उसको सूक्ति कहते हैं। सूक्ति को कहते हैं एक्सियोम, AXIOM। ठीक है, ये क्या है? जो काव्य महाकाव्य में कुछ बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, वो जो सारगर्भित होते हैं उनको सूक्ति कहते हैं। वो अपना एक अलग अर्थ और अलग शिक्षा देते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभव की है, रामायणम की है, शिशुपाल वधम की है, किरातार्जुनीयम की है। तो 80 का उत्तर क्या जाएगा? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है? तो ये किरातार्जुनीयम जो काव्य है उसमें से लिया गया है। किरातार्जुनीयम काव्य में से हितम मनोहारी चर दुर्लभम वचः, यानी कि हितकारी और मनोहर वचन क्या है? दुर्लभ है। यानी कि ऐसा वचन इस संसार में जो क्या हो, हितकारी हो, यानी कि दूसरे का लाभ पहुंचाए, मनोहर यानी कि मन को हर ले, मन को अच्छा लग जाए, प्रसन्न हो जाए, ये ऐसा वचन, ऐसा वचन या वाणी या शब्द क्या है? दुर्लभम, यानी कि दुर्लभ है। मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो क्या बोलते हैं? हितकारी बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं और अच्छा बात बोलते हैं। तो सब लोग क्या है? कटुता वर्ड बोलते हैं, यानी कि खराब वर्ड। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि पूरे विश्व को अब देख लेते हैं, उस इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, शिशुपाल वधम है, श्रीमद् भगवत गीता है। तो पूरे विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य श्रीमद् भगवत गीता है। इस प्रकार हम लोग हिंदी के DLED चतुर्थ सेमेस्टर में सारे MCQ को 2016 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी वीडियोस के लिए फॉलो किए रहेंगे ब्रिलियंस 53 को। जय हिंद।